हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ आवर चैनल एसएसटी समझो भाई मनोज। इसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, और इसी के साथ साथ रेवोल्यूशन जो 1848 का लिबरल्स का हुआ था जर्मनी के अंदर, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में। अब ये रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब वो वाला रोमांटिज्म नहीं है जो हम मूवीज के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कल्चर को। कल्चर, आर्ट एंड पोएट्री, म्यूजिक एंड स्टोरीज, कैसे इन सब चीजों ने भी नेशनलिस्ट फीलिंग को हवा दी थी। तो नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ावा देने के लिए आर्ट एंड पोएट्री, म्यूजिक एंड स्टोरीज ने क्या किया, ये सब कुछ इस टॉपिक में समझाया गया है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा था, जैसे अपने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही फ्रेडरिक सोरियो जी की पेंटिंग थी, ठीक है ना। और उस पेंटिंग के अंदर उन्होंने क्या दिखाया कि नेशंस बनने के लिए लोग लाइन से चल रहे हैं, ऊपर से जीसस क्राइस्ट वगैरह जो है फूल माला बरसा रहे हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और उसके सामने एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस सेटल्ड है। तो ये सारी चीजें दिखाई। तो रोमांटिक आर्टिस्ट फोकस्ड ऑन इमोशंस। तो रोमांटिक आर्टिस्ट ने फोकस किया किसके ऊपर? इमोशंस, लोगों की इमोशंस को जागृत किया। जैसे आज भी अगर लता जी का अपन सॉन्ग सुन ले, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो कितना मन के अंदर जो है सारे भाव उमड़ पड़ते हैं। तो ये इमोशंस इन्होंने जागृत किए थे। इंट्यूशन, लोगों को ज्ञान दिया कि क्या नेशन बनना क्यों जरूरी है। एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, मिस्टिकल फीलिंग्स मतलब आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा। जैसे फ्रेडरिक सोरियो साहब ने जोड़ा था ना, जीसस क्राइस्ट ऊपर से आशीर्वाद दे रहे, तो ये मिस्टिकल फीलिंग्स, इनके ऊपर जोर दिया इन्होंने। रीजन या साइंस के ऊपर जोर नहीं दिया कि क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं। इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। दूसरा, अब जैसे आपको एक तो फ्रेडरिक सोरियो जी की पेंटिंग हो गई, दूसरा एक डेलाक्रॉइक्स जो थे फ्रेंच पेंटर, उन्होंने ग्रीक लोगों के लिए सिंपैथी इकट्ठा की। कैसे की? बाई मेकिंग ए ह्यूज पेंटिंग, एक बड़ी सारी पेंटिंग बनाई उन्होंने जो शो कर रहा था जो मैसेकर हुआ था चियोस के अंदर। आप जानते हो ग्रीक लोग जो है किसके अंदर में थे? ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे। तो वहां पर जो ऑटोमन एम्पायर के जो तुर्क्स थे, उन्होंने 20,000 ग्रीक्स को मार दिया था, ठीक है, चियोस के अंदर। तो उस पेंटिंग को डेलाक्रॉइक्स ने बनाया, बड़ी सारी पेंटिंग बनाई वो, और उस पेंटिंग ने लाखों लोगों की सिंपैथी को कवर किया। ठीक है, ऐसे ही जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड ने क्या क्लेम किया कि जर्मन कल्चर को अगर ढूंढना है तो उसे कॉमन पीपल के अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन लोगों के बीच में उन्होंने जर्मन कल्चर को ढूंढने का कहा, और साथ में क्या कलेक्शन किया? फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस, मतलब लोकगीत, लोक कलाएं, जैसे ये सारी लोकगीत, लोक कलाएं, लोक पोएट्स हो गए, इन सब का कलेक्शन उन्होंने करके बताया लोगों को कि जर्मन कल्चर एक्चुअली यहाँ पे रिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में लैंग्वेज और म्यूजिक, इन दोनों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये था पोलैंड के लिए। तो पोलैंड क्या था? पोलैंड जो था दैट वाज पार्टीशन बाय रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। 1815 के जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने पोलैंड के अलग अलग टुकड़े कर दिए थे, अपने अपने कब्जे में ले लिए थे। अब पोलैंड के लोगों ने अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को कैसे अलाइव रखा? बाय म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल अब समझ लेते हैं। म्यूजिक के लिए क्या किया उन्होंने? जो कैरोल कर्प्सनिकी, ये एक पोएट, ये एक म्यूजिशियन थे, और इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को कैसे जिंदा रखा पोलैंड के अंदर? बाय ओपेरास एंड म्यूजिक, ओपेरास एंड म्यूजिक, डांस वगैरह करवा के। और इन्होंने जो फोक डांस थे पोलेनिस एंड मजूरका, उसको नेशनलिस्ट सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो म्यूजिक, ओपेरा और म्यूजिक वो जो दिखाते थे, उसको एक तरह से नेशनलिस्ट सिंबल हो गया कि भाई ये पोलैंड का लोकगीत है या ये पोलैंड का पर्टिकुलर म्यूजिक है। और ये जो कैरोल कर्प्सनिकी ने ऐसे म्यूजिक के द्वारा नेशनलिस्ट फीलिंग को जिंदा रखा। ऐसे ही लैंग्वेज के ऊपर हुआ। लैंग्वेज क्या हुआ? रशिया जो था, रशिया ने अपनी रशियन लैंग्वेज इंपोज कर दी थी उस एरिया के ऊपर जहां पे उसका कब्जा था, पोलैंड के उस एरिया के ऊपर। ठीक है, तो उसके खिलाफ सबसे पहले तो 1831 में आर्म्ड रेबेलियन हुआ रशिया के खिलाफ, सिर्फ किसके लिए? लैंग्वेज के लिए। ठीक है, पर अब रशिया पावरफुल था तो इसने इसको क्रश कर दिया, जो रेवोल्यूशन था उसको, रेबेलियन को। और उसके बाद में इंपोज कर दी पूरी तरीके से रशियन लैंग्वेज को सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में। पर जो वहां के प्रीस्ट थे, चर्च वगैरह के अंदर जो प्रीस्ट थे और बिशप्स थे, उन्होंने जो प्रेयर्स ऑफरिंग करने स्टार्ट कर दी किसके अंदर? पोलिश लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, अब रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया? उन प्रीस्ट को और बिशप्स को पकड़ के साइबेरिया की जेल में फेंक दिया कि ये रशियन लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे, इसीलिए इनको जेल में बंद कर दो। साइबेरिया की जेल आप जानते हो कितनी खतरनाक जेल है वो। और फिर भी लोगों ने ये चीज नहीं मानी, और जैसे तैसे जो है पोलिश लैंग्वेज को ही यूज करते रहे थे। रशियन डोमिनेंस के अंदर वो आए नहीं थे। किसके अंदर? लैंग्वेज के लिए। ठीक है,
तो ये जो था रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में टॉपिक है। तो ये जो एम्फेसिस था, अच्छा एक फायदा इसका और हुआ कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेजेस थी एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर, जो लोक कला और इनकी जो कलेक्शन था, उन्होंने क्या किया, एक नेशनल एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को तो कलेक्शन यही दिया, साथ में लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच गए जो इलिटरेट थे, जो बिल्कुल अनपढ़ गवार लोग थे, उन तक भी नेशनलिस्ट की भावना पहुंच चुकी थी। नहीं तो और इसी के साथ साथ एक और फेमस नेम है ग्रिम ब्रदर्स का। जो ग्रिम ब्रदर्स है, ग्रिम ब्रदर्स के फोक टेल्स ने कैसे नेशनल बिल्ड किया। तो ग्रिम ब्रदर्स जो थे वो दो भाइयों का नाम है, एक तो जैकब और एक विलियम। तो जैकब और विलियम ग्रिम थे, ये दोनों हैनोवा सिटी के अंदर, जर्मन सिटी हैनोवा के अंदर बोर्न हुए थे। और इन्होंने क्या किया, 6 सालों तक जो लोकल जर्मन कल्चर है उनकी खोज की, मतलब का जो कलेक्शन है उनको पब्लिश किया 1812 के अंदर। और इसके पब्लिश करने के साथ ही उन्होंने क्या बताया कि जो जर्मन कल्चर एक्चुअली कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, लोगों के अंदर, कॉमन पीपल और फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स के अंदर है। तो ये ग्रिम ब्रदर्स के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1848 के जो रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, और वो हुआ था जर्मन सिटी के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो सबसे पहले रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुके थे फ्रांस के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलूं तो आप जानते हो पहले फ्रांस जो था एक रिपब्लिक हो चुका था, उसके बाद में नेपोलियन का उसके ऊपर कब्जा हो गया। नेपोलियन के बाद में कंजर्वेटिव पावर्स उसके ऊपर आ गए। कंजर्वेटिव पावर ने 1815 के अंदर अपने ऑटोक्रेटिक शासन को स्टार्ट किया, और 1830 के अंदर जो मैंने बताया था आपको लास्ट एपिसोड के अंदर कि अपहीवल हुआ फ्रांस के अंदर, और वहां से बोर्बन डायनेस्टी को वापस हटा दिया, और उसके बाद में लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सेटअप किया। पर बाद में फिर 1830s का जो टाइम था, हंगर और हार्डशिप का टाइम आया, तो 1848 के अंदर फिर एक रिवोल्ट हुआ फ्रांस के अंदर, और वहां के अंदर जो लुइस फिलिप था उसको राजा के पद से हटा दिया, और एक नेशनल असेंबली प्रोक्लेम कर दी गई थी, एडल्ट सफरेज दे दिया गया था। तो ये सब तो मैटर थे सब फ्रांस के बारे में। ठीक है, अब आ रहे किसके बारे में, ये जो फ्रांस की बात बताई हुई है कि अगर फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो अब ये जो फ्रांस की छींक थी, ये इसकी वजह से बेल्जियम अलग हो गया नीदरलैंड से, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। और ये जो थी फीलिंग, ये कहाँ तक पहुंच गई थी, पोलैंड, जर्मनी और आसपास के जो यूरोप के जो एरियाज थे वहां तक पहुंच गई थी। तो यहाँ पर एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है जर्मन सिटी के अंदर। तो वहां पे लोगों ने, लिबरल नेशनलिस्ट ने कैसे रेवोल्यूशन किया उसके बारे में एक जरा सा बताया हुआ, तो आइए वो पढ़ लेते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन हुआ था लिबरल्स का जर्मन सिटी के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर हो गया, यहाँ पे भी सब रेवोल्यूशन होने लगे थे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको जर्मन सिटी का। तो जर्मन सिटी के अंदर जो क्या था, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट मतलब जो मिडिल क्लास के लोग थे, जिसमें प्रोफेशनल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जो संपन्न थोड़े आर्टिसंस थे वो हो गए। ठीक है, उन सब ने क्या किया, उन्होंने डिमांड की कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन, हमको फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए और एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम चाहिए, एंड क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, और हमें एक नेशन स्टेट चाहिए जिसके पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, उन्होंने ऐसा कुछ बनाया, डिसाइड किया। फिर इन्होंने क्या करवाया, इलेक्शन करवाए, और 18 मई 1848 को उनमें से कितने लोग, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, देखो चुनाव हुए वहां पे जर्मन सिटी के अंदर, और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने एक फेस्टिव मार्च किया, मतलब गाजे बाजे के साथ धूमधाम से वो लोग गए कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक सेंट पॉल नाम की चर्च थी, उस चर्च के अंदर उन्होंने एक पार्लियामेंट बना दी, और उसके अंदर वो मार्च करते हुए वहां पे गए। ठीक है, वहां उन्होंने मीटिंग की, और वहां पे क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारे देश के लिए। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने क्या सोचा कि हमारा जर्मन नेशन होना चाहिए हेडेड बाय ए मोनार्क, कि राजा राज करे बट एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज करे। अब ये जो इन्होंने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, ये गए वहां प्रशिया के अंदर था ये, तो प्रशिया के अंदर ये राजा जो थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास गए, और उन्होंने उसको ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर किया कि साहब राजा जी हम तो ये चाहते हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, राजा जी सुनने वाले हैं क्या। तो मोनार्क ने क्या किया, ही रिजेक्टेड द प्रपोजल, उसने उस प्रपोजल को फाड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, एंड अपोज्ड दिस पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ अदर मोनार्क्स, और दूसरे जितने भी मोनार्क्स थे उन सब के साथ मिलकर इस पार्लियामेंट का पूरी तरीके से अपोज किया, फिर मिलिट्री वगैरह भेज दी और इस पार्लियामेंट को पूरी तरीके से डिसबैंड कर दिया। अच्छा, ये पार्लियामेंट फेल क्यों हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ मिडिल क्लास के ही लोग थे, इसमें इन्होंने गरीब आर्टिशंस का, गरीब पीजेंट्स का
जो पुअर पीजेंट्स और आर्टिसंस है उनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं लिया था। तो जब वापस आर्मी ने और उसके ऊपर हमला कर दिया पार्लियामेंट के ऊपर, तो उन्होंने किसी ने भी हेल्प नहीं की, तो इस कारण से जो ये पार्लियामेंट थी वो डिसबैंड हो गई। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है वीमेन के बारे में कि वीमेन का क्या रोल था। तो वीमेन ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था इन चुनावों के अंदर। वीमेन ने जो न्यूज़पेपर्स फाउंडेड किए थे, मतलब उस जमाने में वीमेन भी जो इन नेशनलिस्ट फीलिंग से पीछे नहीं थी, ऐसा नहीं था उसका सिर्फ घर का ही काम था। वो उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी फाउंड किए थे, बहुत सारे रेवोल्यूशंस में उन्होंने पार्ट लिया था, एसोसिएशंस फॉर्म किए थे। बट जब ये पार्लियामेंट बनी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो सेंट पॉल चर्च के अंदर जब ये पार्लियामेंट आयोजित हुई 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो वीमेन को सिर्फ विजिटर्स गैलरी के अंदर, ऊपर जो विजिटर गैलरी है उसके अंदर ही उनको सीट दिया था, ठीक है। और इसी में एक वर्ड आता है आपका फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट मतलब जो वीमेन के हक के लिए बात करता है कोई, उसके बोलते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। तो इस वर्ड का ओनली आपको मीनिंग याद रखना है कि फेमिनिस्ट मींस ए पर्सन हु टॉक्स अबाउट वीमेन, ठीक है। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज अपन ने बात की रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ऑफ 1848 इन जर्मन सिटी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।